हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका सबसे पहले आपके अपने चैनल स्टडी IQ-IAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, कल आप लोगों का यूपीएससी का रिजल्ट आया था और उसमें बहुत सारे छात्र सफल हुए हैं और काफ़ी सारे छात्र सफल नहीं भी हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के आशा और निराशा, सफलता असफलता के बीच में जूझना हम सब लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम छात्र जीवन को जीते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, सफलता असफलताएं चलती रहती हैं। सफलता आगे बढ़ जाती है, असफलता उससे बहुत कुछ सीखती है और अपने अंदर सुधार करके आगे का रास्ता तय करती है और पुनः सफलता की ओर आगे बढ़ती है। तो उसी तरीके से ध्यान रखिएगा, अगर 2023 फाइनल हो गया है तो 2024 आपका है, 2025 आपका है, 2026 है, 2027 है। ये सारे आने वाले वर्ष आप लोगों के सफलता के लिए इंतजार कर रहे हैं बस। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सफल हुए हैं उनको पता है, जो असफल हुए हैं उनको भी पता है कि सफलता पाने के लिए हमें बूंद बूंद करके घड़ा भरना पड़ता है। एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ना पड़ता है, एक एक करके हमें अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि हम यूपीएससी के स्टैंडर्ड को अचीव कर पाएं, जो उसका एक पैरामीटर है, वहां तक हम पहुंच सकें। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, भारतीय हस्तशिल्प, भारतीय कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये आपके उसी क्रम में एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके कभी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बना सकता है। आप अच्छे से जानते हैं, भारतीय कला संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी में हस्तशिल्प भारतीय कला संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में विकसित हुआ है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एक धातु का एक रूप देखिए, कांच का धातु का लालटेन के तौर पर है। यहाँ मिट्टी की परंपरा है, यहाँ आपके कपड़ों पर कलाकारी की गई है, यहाँ बर्तनों पर कलाकारी की गई है, यहाँ आपके सोचिए कृषि से उत्पन्न हुए जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं, कांस, मूंज, उनसे बनाई हुई टोकरी हैं, छबरे हैं। उसके अलावा देखेंगे तो हाथ से नक्काशी की जा रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपकी विविधतापूर्ण कला संस्कृति का एक हिस्सा है। इसमें देखेंगे हस्तशिल्प में दोस्तों, तो आपके एक कला संस्कृति भारत में काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसे हम कांच की कला संस्कृति कहते हैं। दूसरी धातु की है, जिसमें पीतल, चांदी, तांबा, कांसा, इस तरह की चीजों को नक्काशी के तौर पर विभिन्न रूप दर्शाए गए हैं। वस्त्र की परंपरा है, पूरे भारत में अलग अलग तरह के वस्त्रों की परंपरा है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मृदभांड हैं, लकड़ी की कारीगरी है, खिलौने हैं, हाथी दांत की नक्काशी है और चमड़े के उत्पाद हैं। तो ये सभी के सभी 8 तरीके के आपके हस्तशिल्प के रूप हैं। इसके अलावा भी और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सब में से आपके जो प्रश्न बनेंगे और वो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आपसे पूछने की संभावना है कि कांच की कोई खास परंपरा किसी राज्य से संबंधित है तो उस राज्य का नाम और उस परंपरा का नाम पता होना चाहिए। मैचिंग में प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर उस परंपरा की कोई खास विशेषता है तो वो आपसे पूछी जा सकती है कि यह परंपरा किस चीज से संबंधित है। सिंपल से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। ओके, तो इन्हीं सब चीजों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जो सूचना है वो आपको मैं बता देता हूं कि यूपीएससी का 2025 और 2026 दोनों के दृष्टिकोण से आपका हिंदी का बैच नंबर 5 आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसमें एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो 17 अप्रैल है, यानी कि आज तक आपकी अंतिम तिथि है। आज इसको एडमिशन आप ले सकते हैं और ये बैच दोस्तों आपका शाम को 6 बजे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। ये बैच आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 29,999 रुपए में, लेकिन इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा MK Live। इसके साथ में आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 18 किताबों का एक सेट भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिनकी बाजार की कीमत 10,000 से ज्यादा है, तो वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे।
तो आपको अलग से कुछ और मटेरियल परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। सिस्टमेटिक तैयारी करने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड का यूज करके आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं और मेरा जो पर्सनल गाइडेंस है वो भी आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है ना। और इसमें सारी तैयारी आपके अलग अलग स्टेज में आपकी की जाती है। फाउंडेशन प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग और इंटरव्यू के लिए अलग। यानी फाउंडेशन के अलावा ये जो चीज़ें कराई जाती हैं ये आपको स्टडी आईक्यू को अन्य संस्थानों से बिल्कुल अलग करती है, क्योंकि अन्य कोचिंग संस्थानों में केवल फाउंडेशन बैच करा करके आपको फ्री कर दिया जाता है, लेकिन हम आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्टेज ये सब आपको इसमें फ्री कराते हैं। अलग से इसका कोई चार्ज नहीं होता। ओके, बाकी इसको लेकर के कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप मुझे यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, स्टडी मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा एवरीबॉडी। ओके, चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं। भारतीय हस्तशिल्प में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कांच से संबंधित हस्तशिल्प कला को लेकर के। ध्यान रखिएगा, भारत में कांच की कला काफी प्रसिद्ध है और प्राचीन समय से प्रसिद्ध है। जब से इंसान ने कांच को एक पदार्थ के रूप में उपयोग करना सीख लिया, उसको गलाना सीख लिया। ध्यान रखना, इसमें एक कला है हैदराबाद की चूड़ी कजोड़ा, यानी कि हैदराबाद की जो चूड़ी है वो काफी फेमस है। ये चूड़ी की परंपरा है। चूड़ी की आप सब लोग जानते होंगे कि कांच की चूड़ियां तो फिरोजाबाद की प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की चूड़ी तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन फिरोजाबाद के झूमर और अन्य सजावटी वस्तुएं उतनी ज्यादा फेमस हैं जितनी चूड़ी हैं। लेकिन स्पेशल चूड़ी, जिसे चूड़ी कजोड़ा कहते हैं, यह हैदराबाद की अपनी परंपरा है। एक चीज ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सहारनपुर की पंचकोरा या कांच के खिलौने अपने आप में बहुत फेमस है। ये पूछे जा सकते हैं पंचकोरा क्या है, चूड़ी कजोड़ा का संबंध किससे है। बिहार में पटना में सजावटी कांच के मोतियों का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें टिकुली कहते हैं। व्हाट इज द टिकुली? ध्यान रखना। तो टिकुली परंपरा, पंचकोरा परंपरा, चूड़ी कजोड़ा परंपरा, ये आपके कांच की अलग अलग शहरों की, अलग अलग राज्यों की अपनी एक परंपरा है। इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो धातु को लेकर के, धातु में आप अगर बात करेंगे तो धातु में कई सारे रूप हैं। धातु की परंपरा को लेकर के चांदी की परंपरा, कांसे की परंपरा, पीतल की परंपरा और अन्य जो कुछ भी हो सकती है। अगर हम बात करें तो धातु की परंपरा में ये सभी धातुओं से विभिन्न प्रकार के, आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लॉकेट हैं, मूर्तियां हैं। सोचिएगा सजावटी घर के सामान हैं या मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, खिलौने हैं, ये सब आपके धातुओं के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें एक चीज और खास बात है, वो ध्यान रखिएगा। चांदी को लेकर के उड़ीसा बहुत फेमस है। उड़ीसा, और उड़ीसा जो फेमस है आपके पायल के लिए, जो पैरों में पायल पहनी जाती है, पायल के लिए फेमस है। और उसे वहां पर एक अलग से नाम दिया जा गया है, जिसे हम पेनरी क्या कहते हैं, उसे अलग से एक नाम देते हैं, पेनरी या पाजेब। पाजेब उर्दू या फारसी भाषा में पाजेब भी कहा जाता है, पैजाम या पाजेब, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर वहां पर हम बात करें उड़ीसा में ही, तो इसकी एक चांदी की एक परंपरा और है, जिसे आभूषण बनाए जाते हैं और उनको कहते हैं गुंची आभूषण। गुंची आभूषण ये आपकी वही की परंपरा है, चांदी की। ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों किसकी है? चांदी की परंपरा। इसके अलावा कर्नाटक में भी अपने चांदी के काम के लिए एक बिदरी क्षेत्र है, गांव है, काफी फेमस है कर्नाटक का। कर्नाटक का बिदरी गांव, वहां की अपनी एक परंपरा है, बिदरी गांव की परंपरा। और यहां की जो शैली है उसे बिदरी शैली कहते हैं, बिदरी शैली। ध्यान रखना, बिदरी शैली चांदी के काम के लिए, जहां पर चांदी का उपयोग किसी भी खास चीज पर जड़ने के काम आती है।
यानी किसी खास चीज पर जड़ाऊ परंपरा है ये, जड़ाऊ परंपरा। यानी किसी लकड़ी पर या किसी चमड़े पर या कपड़ों पर, तमाम तरह की चीजों पर उसके जड़ने के माध्यम से इसकी कलाकारी की जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा देखें तो हम देख सकते हैं कांसे की परंपरा। और कांसे की परंपरा दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, कांसे की जो परंपरा है आपके यूपी में सहारनपुर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर क्यों, सीतापुर, इटावा, ठीक है ना। और इसके अलावा वाराणसी, मुरादाबाद, ये सभी के सभी यूपी के जो शहर हैं आपके कांसे की परंपरा के लिए काफी फेमस है। और यहां पर क्या बनाया जाता है, फूलों के बर्तन बनाए जाते हैं, फूलों के बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती हैं कांसे की, फूलों के बर्तन और आपकी मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, देवी देवताओं की तस्वीरों की सजावटी चीजें बनाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका देखा जाए तो पीतल है, ठीक है ना। पीतल भी काफी फेमस है। और पीतल के लिए जो कुछ केंद्र हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वो ये रहे। पीतल में गज तांडव की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, मूर्तियां हैं, वो शिव और तांडव के नृत्य करने वाली मूर्तियां केरल की प्रसिद्ध हैं। दुर्लभ जैन मूर्तियां और उसके चिन्ह कर्नाटक में प्राप्त होते हैं, ये रहे। ठोकरा कला और कास्टिंग, पीतल के बने आभूषणों के लिए उपयोग किया जाता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की ठोकरा कला है। पहलदार लैंप, ये कहां से मिलती हैं, विभिन्न शैलियों और आकार के तांबे और पीतल के लैंप होते हैं, जयपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मिलते हैं लैंप। पेम्बर्ती शिल्प का संबंध रथ और मंदिरों को सजाने के लिए परतदार धातु बनाई जाती है जो उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। और ये वारंगल जिला तेलंगाना की बहुत फेमस कला है, ये ध्यान रखना। तो इनको आप आराम से याद कर सकते हैं। ठोकरा कला का संबंध कहां से है, किस चीज से है, किस धातु से है, किस हस्तशिल्प से है। एक एक करके इन सारी चीजों को नोट्स बना लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं अगले साल जब पेपर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से आपके प्रश्न आ रहे हैं और कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ए टू जेड। ओके, क्लियर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आपकी एक कहा जाए कि राजस्थान का मारवाड़ है तो वहां पर जस्ता की बदला कला है। जस्ता की मारवाड़ में बदला कला, जस्ता का उपयोग किया जाता है बदला कला के लिए। यानी कि इसके विशेष तौर पर बर्तन बनाए जाते हैं, अर्धगोलाकार बर्तनों का निर्माण किया जाता है। ये जस्ता की है, अन्य में हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला देखिएगा वस्त्र निर्माण। और वस्त्र निर्माण काफी महत्वपूर्ण परंपरा है आपके भारत की, आप अच्छे से जानते हैं, देखते भी होंगे। वस्त्र निर्माण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से आपके वस्त्रों की परंपरा रही है। बंगाल के रेशम वस्त्र आपको बहुत पहले से पता है, उड़ीसा का मलमल, ठीक है ना, बंगाल का रेशम, दक्षिण भारत का रेशम, दक्षिण भारत की आपका सूती वस्त्र और रेशम दोनों बहुत फेमस है। रेशम तो कुछ ज्यादा ही है, ठीक है ना, गुजरात का रेशम, सूरत का रेशम, जयपुर की अपनी अलग परंपरा, राजस्थानी परंपरा, तो एक अलग परंपरा रही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, चिकन के कपड़े, चिकन मतलब खाने वाला चिकन नहीं, मतलब एक कपड़ों की डिजाइन की परंपरा। तो उसी में हम देखें वस्त्रों की परंपरा में ये देखिएगा एक आपकी शैली है बंधनी या बंधेज, बंधरी या बंधेज, यानी एक रंगाई की तकनीक है, ये रंगाई की परंपरा, रंगाई की, या राजस्थान और गुजरात की परंपरा है, जिसमें आपने देखे होंगे राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े मिलते हैं, अलग अलग डिजाइन के, उनको बांध करके अलग अलग तरीके से उनको रंगाई की जाती है, उसको कहते हैं बंधनी या बंधेज रंगाई की परंपरा।
दूसरी लहरिया, यह भी जयपुर और जोधपुर की है। इसमें लहर के तौर पर आपकी रंगीन मतलब रंगाई की जाती है। ये यानी तरंग जैसे रंगाई की जाती है, तरंग के रूप में रंगाई, तरंग रूप में रंगाई की जाती है। कपड़ों पर डिजाइन बनाई जाती है इस तरीके से। अब आप देखिएगा, ठीक है ना। और विशेष तौर पर आपका जयपुर तो कुछ ज्यादा फेमस है। इकत ये तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और आंध्र प्रदेश की परंपरा है इकत की। और इकत है क्या, ये भी रंगाई की ही परंपरा है, कपड़ों को रंगने की, डाइंग की, रंगाई की परंपरा, डाई करने की परंपरा ये भी है। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट विधि है। इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी तरीके से सूखे रंगों का विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। कपड़ा बुनने से पहले सूत का प्रयोग कर लिया जाता है, सूत को रंगा जाता है, यानी कि सूत की रंगाई करके फिर डिजाइन किया जाता है करके, उसके बाद कपड़ों का निर्माण किया जाता है विशेष तौर पर, ठीक है ना। यानी कि अलग अलग कलर में एक ही सूत को अलग अलग रंगों में डिजाइन करके उसको फिर कपड़े की जाती है। कलमकारी, और ये मैं आपको वैसे ही बता चुका था, आंध्र प्रदेश की प्रचलित परंपरा है जिसमें कलम से कपड़ों पर डिजाइन बनाया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, चित्रकला का ही एक रूप है, लोक चित्रकला कह सकते हैं। बटिक कला, यह मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। बटिक कला कपड़े के, इस पर क्या होता है कि मोम के माध्यम से पिघले मोम से रंगाई की जाती है, पिघले मोम से उस पर कलरिंग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा इसमें, ओके। और बहुत रंग के होते हैं, और ये फेमस है आपके पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की। तंचोई, यह गुजरात के सूरत की परंपरा है। जामदानी, यह पश्चिम बंगाल की परंपरा है वस्त्र की। इस तरीके से आपके विभिन्न प्रकार के रंगीन कपड़ों की परंपरा आपके भारत में रही है, ठीक है ना, मलमल वगैरह की। तो इनको आप प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए, कौन सी परंपरा किस राज्य से है, किस शहर से है। आराम से याद करेंगे, आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब मैं चाहता तो देखिए, इनको मैंने जानबूझकर नहीं लिखा, मैं समय बचाने के लिए मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल है, वो मैं आपको केवल समय बचाने के लिए मैंने इस पर लिखा है, अन्यथा मैं हैंड रिटन ही आपको पढ़ा देता। मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों को हैंड रिटन बहुत अच्छे समझ में आता, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें समय बचाना पड़ता है, और समय सबसे ज्यादा कीमती है, समय लौट करके नहीं आता। अगर इस चीज को हम कर लें तो बेहतर है। क्लास का समय बचाना चाहते हैं, इसके लिए मैंने सोचिए कि आपके घर पर बैठ करके इन सबको मैंने बनाया, सारी चीजें की, तो मेरा तो समय गया ना। मैं चाहता तो यहां लिख के भी कर देता, लेकिन आपकी क्लास का आपका समय बचाया, मेरा तो उतना ही जा रहा है, बल्कि और ज्यादा गया है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग मृदभांड की परंपरा की तरफ। मिट्टी के विभिन्न प्रकार के मृदभांड हैं, मिट्टी के बर्तन हम कह सकते हैं, ठीक है ना। टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी, इनमें भी आप देखेंगे तो आपके कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन आपके बनाए जाते हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसमें देखेंगे तो आपके अलग अलग मृदभांड अलग अलग जगह से बहुत फेमस हैं, ठीक है ना। मृदभांड का नाम और मृदभांड के स्थान की उत्पत्ति। खुर्जा मृदभांड, खुर्जा शहर, उत्तर प्रदेश, यह है, जिसमें आप देखेंगे चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, जिन कपों में आप चाय पीते हैं, चीनी मिट्टी के, बोन चाइना के, बोन चाइना कहते हैं। चीनी मतलब चाइना वाली नहीं, बल्कि चीनी मिट्टी मतलब एक अलग तरह की मिट्टी होती है, चिकनी, और उसमें हड्डियों का मिश्रण मिलाया जाता है, जिससे कि वो कप और वो सारी चीजें बहुत हल्के हो जाते हैं। तब देखे होंगे पकड़ते हुए, बड़े बेहतरीन सफेद और डिजाइन किए हुए कप होते हैं, बड़े हल्के से कप होते हैं, वो बोन चाइना के होते हैं। बोन चाइना मतलब एक मिट्टी है, पत्थर है, और उसमें हड्डियों का पाउडर मिलाकर के उनको हल्का बनाया जाता है बेहतरीन तरीके से। ये खुर्जा की पहचान है। अधिकांश भारत में और विदेशों में खुर्जा के बने हुए कप और उसके बर्तन जो हैं, जो सजावटी और नक्काशीदार बर्तन होते हैं, फूलदान वगैरह, वो सब यहीं के हैं।
काले मृदभांड आजमगढ़ यूपी के हैं, काले मिट्टी के बर्तन। चमकीली टाइलें चुनार और चिन्हट की हैं। नीले नीले मृदभांड आपके जयपुर के। कागजी मृदभांड अलवर के, कागजी मतलब बहुत पतले महीन मृदभांड। पोखरण मृदभांड पोखर के। डलगेट मृदभांड जम्मू कश्मीर के। कारीगरी तमिलनाडु के। सुराही पश्चिम बंगाल की विशेष तौर पर प्रसिद्ध हैं। काले मृदभांड मणिपुर के भी फेमस है। गोपी चंद्रन सौराष्ट्र की है। इनको आप याद कर लेंगे, आपका काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आपका आराम से काम इसमें माध्यम से हो सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें तो लकड़ी। लकड़ी की कला भी बहुत फेमस है, जिसे हम क्या कहते हैं, काष्ठ कला भी कहते हैं दोस्तों। काष्ठ कला इसको हम कहते हैं। और इसमें भी आपको क्या करना है, काष्ठ कला हमारे प्राचीन काल से फेमस है, यानी लकड़ी पर छोटे छोटे औजारों के माध्यम से बेहतरीन तरीके से उस पर कलाकारी करना, ठीक है ना। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की एक परंपरा है J&K की, और वो है लकड़ी की जाली बनाना। लकड़ी की जाली, और ये बहुत फेमस परंपरा है। अब देख रहे हैं ना, मिट्टी के बर्तन, वो लकड़ी के चाय के कप प्लेट, घोड़ा गाड़ी से लेकर के आपके तमाम तरह के बर्तन, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। लकड़ी की जाली बनाई जाती है, जिसे हम अजली पिंजरा कहते हैं। अलजी पिंजरा, सॉरी अलजी पिंजरा क्यों, अजली पिंजरा, अजली अजली पिंजरा कहते हैं, अजली पिंजरा, ठीक है ना। ये वहां की बहुत फेमस है। दूसरा केंद्र है आपका गुजरात, ध्यान रखना, गुजरात। गुजरात भी लकड़ी कला का बहुत फेमस केंद्र है। विशेषकर दरवाजों की नक्काशी की जाती है। दरवाजों की नक्काशी, दरवाजों की नक्काशी करते हैं इसके माध्यम से, ठीक है ना। इस काफी उपयोग किया जाता है। अब इनके अलावा कुछ और देखेंगे तो आप देख सकते हैं, कर्नाटक में चंदन, नक्काशीदार लकड़ी की वस्तु बनाई जाती है चंदन की। आंध्र प्रदेश में रक्त चंदन, लाल चंदन, वही पुष्पा भाऊ वाला, वही लाल चंदन, नक्काशीदार गुड़िया और इससे मूर्तियां बनाई जाती। केरल की सागौन लकड़ी थर्बड हाउस बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नागालैंड में कुमिसिंग, उत्तर पूर्व राज्यों में विशाल लॉग ड्रम इसके बहुत फेमस है। राजस्थान की रोहिड़ा जो लकड़ी है, उसका उपयोग सिंदूर के बक्से और कटोरे जैसी सजावटी वस्तु बनाने के लिए किया जाते हैं, ये रहे। और रत्नागिरी महाराष्ट्र में हेल और पेंगोरा की लकड़ी, इसका रोगन के लिए नकली फल के रूप में उपयोग किया जाता है। रोगन किया हुआ नकली फल ऐसा बनाया जाता है जैसे असली फल हो, लेकिन वो नकली होते हैं, उस पर कलर किया जाता है। रोगन मतलब कलर, ओके। इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके खिलौनों की एक परंपरा है भारत में, खिलौनों की, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है तिरुपति की गुड़िया, लाल लकड़ी से बनी हुई, आंध्र प्रदेश में काफी प्रचलित है। आंध्र प्रदेश में, राजस्थान के रंग बिरंगे कपड़ों से बनी हुई गुड़िया और भरवा खिलौने। असम में गुड़िया पिंथ या भारतीय कॉर्क से बनाई जाती हैं। वहां पर जो बनाई जाती हैं पिंथ या भारतीय कॉर्क से बनाई जाती हैं, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में पौंकी नाम वाली स्थानीय नरम लकड़ी का प्रयोग किया जाता है अंबरी हाथी नामक एक बहुत लोकप्रिय खिलौना बनाने के लिए। अंबरी हाथी बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबरी हाथी कहां का फेमस है, तो दोस्तों अंबरी हाथी आपके आंध्र प्रदेश की एक परंपरा है, जहां से आपका पौंकी नाम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखेंगे हाथी दांत की परंपरा। हाथी दांत भी काफी फेमस परंपरा है भारत की, और आप समझ ही सकते हो कि कितनी महत्वपूर्ण चीज रही होगी हाथी दांत की। तो भारत में अगर हम बात करें तो हाथी दांत की परंपरा आज से नहीं, बल्कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता तक से इसके एविडेंस मिले, हाथी दांत के कंघे से लेकर के हाथी दांत की अन्य चीजें। लेकिन इसके जो केंद्र हैं वर्तमान में भारत में, जो केंद्र हैं वो है दिल्ली, जयपुर, दिल्ली,
जयपुर और पश्चिम बंगाल। यहां पर यह सबसे प्रसिद्ध केंद्र है जहां पर आपकी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, पालकी, अंबरी हाथी, तमाम तरह की चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो एक चीज और ध्यान रखिए, केरल हाथी दांत के पर चित्रकारी के लिए फेमस है। यानी कि हाथी दांत के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, हाथी दांत की डिजाइन नहीं, हाथी दांत के ऊपर डिजाइन। जोधपुर में हाथी दांत की बनी हुई चूड़ियां बहुत फेमस हैं, उनसे चूड़ियां बनाई जाती हैं। जयपुर में घरों और छोटी कलाकृतियों में उपयोग की जाने वाली हाथी दांत की जाली के काम के लिए बहुत फेमस है। जो आप देख रहे हैं, ये हाथी दांत के बने हुए विभिन्न प्रकार के खिलौने और अन्य प्रकार के सजावटी सामान आपके आप देख सकते हैं, ये रहे। तो बस इनको इतना याद करना है कि कौन सी चीज कहां से प्रसिद्ध है या उसका कोई विशेष नाम है। आराम से नोट्स बना लीजिए, रजिस्टर पेन पेंसिल लेकर के बैठिए, आराम से नोट्स बनाते हुए चले जाइए। आपके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहां से। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना किसी पीडीएफ को डाउनलोड करने की जरूरत है, ना किसी का बुक परचेज करने की जरूरत है। सीधा यहां से लीजिए और नोट्स बनाइए, आपका काम हो गया। अब इसके अलावा देखेंगे तो एक चमड़े का काम है। चमड़े के बने हुए बहुत सारे सामान आपको मिलते हैं, जूते, बैग, बटुए, ये सब चीजें आप देख रहे होंगे सामने। बटुए हैं, बैग हैं, पर्स हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। राजस्थान में मोजड़ी मिलती हैं, ठीक है ना। पंजाब में चले जाइए तो जूतियां मिलती हैं, वही सब है। सब मोजड़ी कह लीजिए, जूती कह लीजिए, कोल्हापुरी चप्पल कह लीजिए, सब आपके चमड़े से बनी हुई है। अब इनकी सबसे बड़ा जो बाजार है चमड़े का, वो ध्यान रखिए, वो है राजस्थान। ऊंट के चमड़े का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है और राजस्थान बहुत फेमस है। चले जाइए आप जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कहीं भी जाएंगे आपको चमड़े के जूते, चप्पल और तमाम तरह के उत्पाद आपको मिल जाएंगे, बहुत मिलेंगे। जयपुर और जोधपुर की मोजड़ी इसके लिए बहुत फेमस है। मोजड़ी यानी जूतियां बहुत फेमस है। एक अन्य प्रसिद्ध केंद्र बीकानेर में प्रचलित है जिसे मनौती कला कहा जाता है, जिसमें ऊंट की खाल से वस्तुओं को सजाना शामिल है। यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उसमें ऊंट की खाल को अलग अलग डिजाइन करके उसको सजाया जाता है, जिसे मनौती कला कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका चमड़े का एक प्रसिद्ध केंद्र है कानपुर। लेदर इंडस्ट्री बहुत फेमस है, ठीक है ना। महाराष्ट्र के में की अपनी कोल्हापुरी चप्पलें बहुत फेमस है। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में दिखाते हैं, ये कोल्हापुरी चप्पल, बता कितना नंबर है, बोले 6, फिर मारता है, बोले 9 नंबर है। वही चीज चेन्नई और कोलकाता के चमड़े के बैग और जूते वहां के भी फेमस हैं। पंजाबी जूतियां, जूतों पर कढ़ाई तकनीक का इस्तेमाल की जाती है। राजस्थान में जो मिलती हैं वो मोजड़ी होती है, प्रॉपर लेदर होती है, उनके ऊपर डिजाइन कम होती है। लेकिन पंजाबी जूतियां जो होती हैं वो लेदर की होती हैं और उसके ऊपर डिजाइन किया जाता है। बहुत सारी अच्छी कलाकारी की जाती है धागों से, रंगीन धागों से। ये पंजाबी जूतियों की बहुत फेमस चीज है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपके ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। और आज का जो प्रश्न है इसको आप देख सकते हैं। हस्तशिल्प के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केरल हाथी दांत की चित्रकारी के लिए फेमस है। नंबर 2, मनौती कला वस्त्र निर्माण की प्रसिद्ध कला है। इकत तेलंगाना का कांस्य कला का एक रूप है। निम्न में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए कि आपकी का केरल हाथी दांत की चित्रकारी के लिए फेमस है? बताइए। बिल्कुल सही है, ये रहा। मनौती कला का संबंध किससे है? बताइए। वस्त्र निर्माण की है या आपके लेदर की है? ये चर्म की है मनौती कला। और एकत तेलंगाना की कांस्य कला है? जी नहीं, एकत जो है आपकी वस्त्र निर्माण की कला है। इसलिए 2 गलत हैं, 1 सही है। तो आंसर आ गया केवल 2, ये रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, चाहे मैचिंग में और चाहे इस तरह के स्टेटमेंट के माध्यम से। इस तरीके से अपने आप को सही तरीके से तैयार करके रखिए। ओके, चलिए बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।
थैंक यू वेरी मच। बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, मेल आईडी पर मुझे फॉलो कर लीजिए, मेल कर लीजिए, जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम का बार कोड है, इसके थ्रू आप जुड़ करके मुझसे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि कोई भी कोर्स या कोई भी बुक आप परचेज करते हैं स्टडी IQ ऐप से तो ध्यान रखना आपको MK का लाइव कोड तो इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो वो भी मेरी मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।